Good good afternoon, everyone. So let us start. देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने टीथ को, हम लोगों ने टंग को, सैलिवरी ग्लैंड्स यानी कि हम लोगों ने बकल कैविटी को कवर अप कर लिया था। नेक्स्ट जो रीजंस हमें पढ़ने हैं एक्चुअली, वो एक्चुअली हम कह सकते हैं वो फैरिंग्स है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा माउथ, हम लोगों ने पढ़ा बकल कैविटी, थर्ड रीजन इज फैरिंग्स। तो वी शुड राइट थर्ड रीजन, फैरिंग्स। ठीक है, तीसरा जो है हमारे पास रीजन वो है फैरिंग्स के बारे में हमें पढ़ना है। अगर हम फैरिंग्स की बात करें तो फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड, पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड, एयर एंड फूड। ठीक है, इन दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज है भाई। ठीक है, इन दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज है। जैसे कि अगर मान लो मैं डायग्राम बनाता हूं, नहीं एपिग्लॉटिस मैं बता रहा हूँ भाई। नहीं मिस्टेक, अभी कैल्विन साइकिल के बारे में नहीं पढ़ना है। क्लास 11th में फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है उसमें हम लोगों को। तो देखो, ये वाला जो हम लोगों को दिख रहा है पाइप, ठीक है, ये जो पाइप है आगे के साइड, ये एक्चुअली ट्रैकिया है। एंड पीछे वाला जो पाइप है, ये पाइप एसोफेगस है, यानी कि फूड पाइप। ट्रैकिया को हम विंड पाइप कह सकते हैं, एंड ये पीछे वाला जो पाइप है दैट इज एसोफेगस। तो दो पाइप है, एक है ट्रैकिया। ट्रैकिया के केस में हमको रिंग्स दिखाई देते हैं जो कि कार्टिलेज का बना होता है, ऐसा कुछ रिंग्स रहता है प्रेजेंट। ठीक है, जो कि उसको कोलैप्स होने से बचाता है। कार्टिलेज का, हाँ बिल्कुल मनोज, आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो, ये है हमारा ट्रैकिया, ये है ट्रैकिया, एंड ये इसमें कार्टिलेज का रिंग्स रहता है, जो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है,
कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होता है। एंड ये पीछे वाला जो ट्यूब है ये हमारा है एसोफेगस। एसोफेगस मैंने बताया भी था, ओइसो नहीं बोलते, ओसोफेगस बोल सकते हैं या एसोफेगस बोल सकते हैं। इसको हम कॉमनली फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। ट्रैकिया को भाई हम विंड पाइप भी कह सकते हैं। विंड पाइप, विंड पाइप। ठीक है। ट्रैकिया विंड पाइप हो गया, एसोफेगस फूड पाइप हो गया। अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं ये हमारा बक्कल कैविटी था। एंड बक्कल कैविटी में अंदर की तरफ देखते हो जब हम लोग खोलते हैं मुंह, ऐसे दिखता है हमको। तो यहाँ पे एक हैंगिंग स्ट्रक्चर ऐसे नजर आता है। ठीक है। एंड इसके साइड में यहाँ पे रेडनेस दिखता है हमको। तो ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है एक्चुअली इसको हम वेलम पैलिटी कहते हैं। वेलम पैलिटी, या फिर इसी को यूव्यूला कहते हैं। तो दिखता है ना लटकता हुआ एक मस्कुलर फोल्ड जैसा, उसको हम यूव्यूला के नाम से जानते हैं। हाँ मैं तुझे पूछिए। सर ये जो मतलब इस फूड पाइप से जो हम लोग जो खाना खाते हैं हो जाता है सर, क्या पानी भी इसी से जाता हाँ पानी भी इसी से जाता है। तो ये है वेलम पैलिटी, या फिर इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, यूव्यूला कह रहे हैं। तो यूव्यूला यहाँ पे प्रेजेंट है ऐसे। ठीक है। अब ये वाला क्या हुआ भाई, ये वाला, ये हमारा नेजल पैसेज है। ठीक है। ये हमारा नेजल पैसेज है। ये नेजल पैसेज हो गया। यहाँ पे मान लो हमारा फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है। फूड जो है सलाइवा के साथ मिलके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलस कहते हैं। ये बोलस जैसे ही मूव करता है तो हम कह सकते हैं कि ये यूव्यूला को ऊपर ढकेलता है, जिसके कारण यूव्यूला जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में, हम कह सकते हैं इस डायरेक्शन में ऐसे अपलिफ्ट करके ऊपर की तरफ इस नेजल पैसेज को क्या करता है, बंद कर देता है। ठीक है। ताकि ऊपर नेजल पैसेज में कोई भी फूड आइटम जो है वो जा ना सके। तो हम कह सकते हैं यूव्यूला का काम मेनली क्या होता है भाई, मेनली होता है, हम कहते हैं कि इंटरनल नेजल पैसेज जो होता है अंदर के साइड उसको बंद करना। अगर देखो कभी कभी ऐसा नहीं होता है, जैसे हम चावल वगैरह खाते हैं तो हम वही सरक जाता है तो देखो नाक से बाहर आता है, तो एक्चुअली वो अंदर में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तभी तो ऐसा चीज हो रहा है। तो एक्चुअली वो कनेक्टेड कहाँ है, यूविला के ठीक पीछे। यूविला उठता है ऊपर, बोलस से धक्का खा के बंद कर देता है। अब देखो दूसरा चीज, ये जो हमारा कॉमन पैसेज हमको नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो कॉमन पैसेज है, इस कॉमन पैसेज को ही हम फेरिंग्स कह रहे हैं। ये वाला कॉमन पैसेज है, इसे ही हम फेरिंग्स के नाम से जान रहे हैं। ठीक है। मतलब फूड जो है, जैसे हम कह सकते हैं फूड जो है उसको कहाँ जाना है, फूड को तो जाना है भाई इसमें एसोफेगस के अंदर। एयर जो है उसको कहाँ आना है, एयर को तो आगे आना है। फूड जो है वो यहाँ जाएगा एंड एयर जो है वो आगे के साइड आएगा। ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे इस एसोफेगस के ओपनिंग को, एसोफेगस के ओपनिंग को हम गलेट बोलते हैं। गलेट। तो गलेट क्या है भाई, ओपनिंग ऑफ एसोफेगस। ओपनिंग ऑफ एसोफेगस। दूसरा क्या हो गया, इधर देखो, जो ये ट्रैकिया का ओपनिंग है, इसके ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस, ग्लॉटिस। ठीक है। ट्रैकिया के ओपनिंग को हम ग्लॉटिस के नाम से जानते हैं।
इसको ग्लॉटिस बोले। ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, ये है ग्लॉटिस। एक ओपनिंग हमारा क्या हो गया भाई? एक ओपनिंग हो गया गलेट, दूसरा जो ओपनिंग हो गया वो क्या हो गया? ग्लॉटिस। तो एक ओपनिंग गलेट हो गया, दूसरा ओपनिंग ग्लॉटिस हो गया। नहीं, टॉन्सिल ये नहीं होता है। यूव्यूला का अपूर्वा काम यही है कि ऊपर की तरफ मूव करके हम कह रहे हैं यूव्यूला का काम होता है ऊपर अपलिफ्ट करके बंद करना। ये जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, एक्चुअली यही क्या है? यूव्यूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक कार्टिलेज का ही फोल्ड जैसा होता है इस ग्लॉटिस के ऊपर, क्योंकि ये कार्टिलेज का फोल्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? ग्लॉटिस के ऊपर। तो ग्लॉटिस के ऊपर ना प्रेजेंट है, इसलिए इस पोजीशन को या इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एपीग्लॉटिस कहते हैं, एपीग्लॉटिस। तो जब भी देखना, ये ऑब्जर्व करना तुम, जब हम खाने को घोटते हैं ना तो ये नीचे से उठता है ऊपर, ठीक है, उठता है, ये ग्लॉटिस एपीग्लॉटिस से बंद हो जाता है, ताकि खाना किधर जाएगा? पीछे की ओर जाएगा। नहीं तो खाना क्या हो जाता है? खाना इसमें मूव करने के बजाय इसमें मूव कर जाता, तो हमारा पूरा ट्रैकिया चोक कर जाता, डेथ भी हो सकता है, एयर नहीं जाएगा। तो इसीलिए देखना एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग, ठीक है, नहीं जा सकता है। नॉर्मल केस में चले जाएगा तो हो सकता है डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए तुम देखना नॉर्मल केस में जिस समय एट द टाइम आप स्वेलो कर रहे हो ना, तब कभी आप सांस नहीं ले सकते। ऑब्जर्व करना, तुम घोटने के समय एग्जैक्टली मुंह में फूड है तो सांस ले सकते हो, घोटने के टाइम कभी सांस नहीं ले सकते, क्योंकि हमेशा ट्रैकिया क्या हो गया? बंद हो गया है, तो सांस जाएगा कहाँ से? ले कैसे पाएंगे? तो इसीलिए घोटने के समय हम कभी भी ब्रीद नहीं कर सकते हैं। सरकते इसलिए क्योंकि ऊपर नेजल पैसेज में चला जाता है, इसीलिए सरक जाते हैं। वो यूव्यूला के फंक्शन के अच्छे से मतलब काम नहीं किया, क्योंकि हम कंटिन्यूअस, अगर इसलिए बोला जाता है कि खाते समय बोला नहीं जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे में क्या होगा? यूव्यूला अच्छे से बंद नहीं हो पाएगा, ऊपर हम सरक जाएंगे। तो फेरिंग हमको कॉमन पैसेज क्यों है नजर आ गया भाई। एंड इसके कारण क्या हो रहा है? यूव्यूला क्या है? ऊपर की ओर लिफ्ट करके नेजल पैसेज को, मतलब दो चीज है, बोलस को उस एसोफेगस में जाने के लिए दो इवेंट्स हो रही है। एक है क्या? यूव्यूला नेजल पैसेज को बंद कर रहा है, दूसरा एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर रहा है, ताकि फूड जो है एसोफेगस में जा सके। नहीं, नोज एंड माउथ दोनों बंद करके नहीं कर सकते स्किन से। इतना एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? चलिए तो देखते हैं हम लोग। तो हम कह सकते हैं दो स्ट्रक्चर है, एक तो हो गया यूव्यूला एंड दूसरा हो गया एपिग्लॉटिस। हम कह सकते हैं टू मेक द मूवमेंट of bolus smoothly into the gullet। गलेट क्या भाई? एसोफेगस के ओपनिंग को, into the gullet। two events occur दो इवेंट हो रहे हैं। कौन कौन से भाई? देखते हैं हम लोग थोड़ा। एक इवेंट तो हमारा हो गया कि यूव्यूला जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। दूसरा इवेंट क्या हो गया? ग्लॉटिस ऊपर उठ के एपोग्लॉटिस से बंद हो जाएगा।
First one is uvula. Uvula uplifts to close the internal nasal passage. Internal nasal passage. Nasal passage. एंड सेकंड क्या हो जाएगा भाई? ग्लॉटिस मूव upwards so that it get closed off by the epiglottis. तो तीसरा भी स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, वो है फेरिंग्स। अब देखो खाना आ गया है भाई एसोफेगस के अंदर, तो चौथा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे एसोफेगस को लेकर। इसको लिखिए तो, अब बनाइए तो फिगर, जो लोग नहीं बनाए। एंड यहाँ पे देखो जब हम मुंह खोलते हैं ना, तो ये वाला जो रीजन नजर आता है थोड़ा रेडिश टाइप का, ये वाला रीजन है टॉन्सिल। वो लटकता हुआ टॉन्सिल नहीं है, वो यूव्यूला है, ये है टॉन्सिल्स, ये है टॉन्सिल्स। नहीं, यूव्यूला मन बिल्कुल नहीं हेल्प करता है साउंड में। साउंड में यूव्यूला नहीं मदद करेगा। साउंड तो वोकल बॉक्स है ना यहाँ पे जो है, लोग ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये है वॉइस बॉक्स, यहाँ से डेवलप होता है साउंड। यूव्यूला का कोई रोल नहीं है। दो मिनट दे रहे, सारे लोग लिख लीजिए। यूव्यूला साहिल, जो मुंह खोलते हैं तो हैंगिंग स्ट्रक्चर बीच में दिखता है, लटकता हुआ ऐसे गोल सा पेंडुलम जैसा, उसी को कहते हैं टॉन्सिल। जो यूविला उसके साइड में देखना हल्का रेडिश कलर का दिखेगा, वही उसी को टॉन्सिल कहते हैं। टॉन्सिल बढ़ जाता है कभी कभी, उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। नॉर्मल तो कॉमन कोल्ड में भी बढ़ जाता है, जिसके कारण थ्रोट इन्फेक्शन होता है, गला दर्द करेगा। एंड जब प्रोलॉन्ग बढ़ा ही रह जाता है तो उसमें फिर रिमूवल किया जाता है, उसको ऑपरेट करके निकाला जाता है, टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं उसको। कार्टिलेज रिंग का काम क्या होता है अमन? कार्टिलेज रिंग का ये काम होता है कि जिस समय हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय ट्रैकिया काफी थिन होता है, तो अगर उसमें वो रिंग नहीं होगा ना तो वो कोलैप्स, चिपक जाएगा, ठीक है, आपस में चिपक जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इसी चीज को बचाने के लिए कार्टिलेज रिंग जो है
वो प्रेजेंट होता है। तो कार्टिलेजिनस स्फिंक्स तो ट्रैकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गया, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देख रहे हैं। तो फेरिंग्स हो गया भाई। नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर एसोफेगस, मिटा रहे। हिचकी तो साहिल डायफ्राम की वजह से आता है, नीचे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पड़ना है, जिसको हिकअप्स कहते हैं। नेक्स्ट देखो फोर्थ स्ट्रक्चर की हम बात करें तो फोर्थ स्ट्रक्चर है हमारा एसोफेगस। एसोफेगस एसोफेगस बस एक पाथ है जिसको फॉलो करके क्या है, जो फूड है वो स्टमक में पहुंचता है। जैसे मान लो ये हम एसोफेगस की बात करते हैं। देखो ये हमारा एसोफेगस हो गया, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये है एसोफेगस। एसोफेगस और स्टमक के बीच में क्या होता है ना कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ना स्फिंक्टर पाया जाता है। स्फिंक्टर हम लोग कहते हैं ना, जैसे मान लो नॉर्मल गेट है, ठीक है, तो हार्ट में नॉर्मल वाल्व पाया जाता है। वाल्व ना एक ही डायरेक्शन में खुलता है। मान लो ये गेट हम कह रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में खुलेगा। ज्यादातर गेट्स जो हम लोग बोलते हैं वो 2 वे नहीं 1 वे वाला, कि जो घरों में रहता है वो क्या होता है, देखते हो एक ही डायरेक्शन में खुलता है। लेकिन जब उसको हम लोग उधर से धक्का मारेंगे तो ये उल्टा नहीं खुल जाएगा। तो ये होते हैं वाल्व्स, ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं। जैसे वो हार्ट में पाया जाता है, हम लोग पढ़ेंगे, जो बैकफ्लो को रोकता है। लेकिन अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां स्फिंक्टर पाया जाता है। स्फिंक्टर ले लो कि कैसे बनाएंगे हम लोग, रबर बैंड ले लो, इसको उंगली में बांध लो ऐसे, तो आप प्रेशर इधर से भी डालोगे तभी भी ये खुलेगा, नीचे से भी प्रेशर डालोगे तभी भी वो खुलेगा। तो स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर रबर बैंड जैसा है, मतलब वो 2 वे मूवमेंट है। जिधर से भी प्रेशर आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो खुल जाएगा। जैसे मान लो अभी ऊपर से प्रेशर, मान लो कि हम बोल रहे हैं कि इधर से प्रेशर आ रहा है, इधर से प्रेशर आ रहा है तो इधर खुल जाएगा, इधर से प्रेशर आ रहा है इधर खुल जाएगा। अगर ऐसा नहीं रहता तो कभी भी हमको वॉमिटिंग नहीं होता। वॉमिटिंग मान लो यहाँ पे वाल्व रहता तो एक ही डायरेक्शन में ये खुलता, तो वॉमिटिंग कभी भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन वॉमिटिंग तो होता है, मतलब रिवर्सल हो रहा है फूड का, स्टमक कंटेंट क्या हो रहा है, माउथ के थ्रू बाहर आ जा रहा है। तो एक्चुअली क्या है, वहां पे जरूर 2 वे गेट प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। अब देखो ये है हमारा क्या भाई, एसोफेगस। एसोफेगस ये है क्या भाई, ये है हमारा स्टमक। स्टमक के लिए ना वर्ड बायोलॉजी में या फिर मेडिकल साइंस में वर्ड यूज किया जाता है गैस्ट्रो। इसीलिए देखो हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट, जो स्टमक से रिलेटेड स्टडी करते हैं, गैस्ट्रो। तो गैस्ट्रो वर्ड यूज करते हैं स्टमक के लिए, ठीक है, और उसी से गैस बना है। तो हम कह सकते हैं स्टमक एक, अच्छा ये फिफ्थ होगा, अच्छा सॉरी, स्टमक की तरफ नहीं खुलता तो खाना ही नहीं जाता उसमें का, फिर तो कोई बात ही नहीं थी, खाना ही नहीं जाता, ना भूख लगती ना खाते, ना इतना रेस्टोरेंट चलता। तो स्टमक की हम बात कर रहे हैं जो कि क्या है, गैस्ट्रो। तो यहाँ जो स्फिंक्टर है ये वाला स्फिंक्टर, ठीक है, इसको गैस्ट्रो एसोफिजियल स्फिंक्टर कहते हैं। गैस्ट्रो
एसोफेजियल, एसोफेजियल, फेजियल स्फिंक्टर। तो नाम ऐसे ही पूरे बॉडी में पड़ा हुआ है, जहां जहां उसका लोकेशन होता है ना वैसे ही नाम दिया जाता है। तो मेन हमको याद रखना है, हमको मेरे को याद रखना है वर्ड से। वर्ड है भाई हमारा क्या, स्फिंक्टर, ठीक है। वर्ड से ही हमको मतलब है, वर्ड है हमारा स्फिंक्टर, तो हमको याद रखना है स्फिंक्टर को, ठीक है। हमको स्फिंक्टर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं ये तो हमारा एसोफेगस हो गया। एसोफेगस की वॉल्स में क्या होता है, ये वॉल्स जो है इसका, ये वॉल्स है। एंड वॉल्स के केस में क्या है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाते हैं। देखो अगर मान लो कि हम बोल रहे एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारा एसोफेगस, यहाँ फूड ऐसे आया, तो अब क्या है, फूड कैसे मूव करेगा नेक्स्ट पॉइंट पे, ये वाला मसल क्या होगा, यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे, तभी तो फूड को नीचे ढकेलेगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले क्या हो जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे। तो यही जो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है स्मूथ मसल्स ऑफ एसोफेगस का, इसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। बिल्कुल शिखर, इसी को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। एंड ये हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एसोफेगस में ही हमको देखने को मिलता है, जहां एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नजर आता है, जिसके थ्रू फेरिंग्स से क्या है, फूड जो है वो कहाँ मूव करके आएगा, स्टमक में, ठीक है। यही चीज हो रहा है। तो लिखते हैं हम लोग थोड़ा, हम कह सकते हैं इन इट नो डाइजेशन occurs only पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टॉल्सिस भी कह सकते हैं, पेरिस्टाल्सिस is observed, is observed which is, पेरिस्टाल्सिस कोई डिफाइन करने पूछेगा तो उसी को डिफाइन कर दे रहे हैं कि एक्चुअली पेरिस्टाल्सिस को हम लोग कहेंगे क्या। तो ये भाई हमारा पेरिस्टाल्सिस हो गया, इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको डिफाइन करते हैं विच इज साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मतलब एक हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा रिलैक्स कर रहा है, साइमल्टेनियस contraction and relaxation of, contraction and relaxation of, relaxation of smooth muscles, smooth muscles of esophagus which helps in bringing the food into the stomach, bringing the food into the stomach, ठीक है। स्टमक में लेके आएगा भाई फूड को, इनटू द स्टमक। यही काम है हमारा पेरिस्टाल्सिस का। तो इसको पेरिस्टाल्सिस को थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं कि एक्चुअली है क्या भाई। तो पेरिस्टाल्सिस हमारा साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ एसोफेगस, ठीक है। ये हमारा पेरिस्टाल्सिस हो गया। अब देखो पेरिस्टाल्सिस ऐसा नहीं है कि एसोफेगस में ही पाया जाता है, ये पूरे गट में पाया जाता है, लेकिन हमको यहाँ पे एसोफेगस मेंशन इसलिए करते हैं क्योंकि एसोफेगस में कुछ और नहीं पाया जाता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि
पेरिस्टॉल्सिस, सॉरी गलत हो गया, पेरिस्टॉल्सिस, पेरिस्टॉल्सिस is found in all the gut, पूरे गट में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एसोफेगस में। एक चीज और है, मिनिमम सबसे कम जो है वो रेक्टम में होता है, रेक्टम आगे हम लोग देखेंगे, मिनिमम इन रेक्टम, रेक्टम में सबसे कम होता है। रेक्टम टेम्पोररी बैग लाइक स्ट्रक्चर है व्हिच स्टोर्स द फीसेस। कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना होता है अमन, तो ये हमारा एसोफेगस भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसोफेगस में, देखो नेक्स्ट है हमारा स्टमक। स्टमक में अंदर में क्या होता है, अंदर में मल्टीपल फोल्ड्स हमको देखने को मिलते हैं, ऐसे मल्टीपल इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होता है। एंड इन इनफोल्डिंग्स को हम गैस्ट्रिक रूगी कहते हैं, ठीक है। ये जो इनफोल्डिंग्स हमको दिख रहे हैं इनको गैस्ट्रिक रूगी कहते हैं, गैस्ट्रिक रूगी। ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, इनफोल्डिंग्स या आउटफोल्डिंग जो भी होता है, तो ये क्या होता है, रूगी। ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने का इनका काम होता है, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, एंड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ज्यादा इसको हम कह सकते हैं फूड को जो है वो डाइजेस्टिव सरफेस मिलेगा। एंड इसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ बेस पे ही क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ऐसे, एंड इनको ही हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि निकालते हैं गैस्ट्रिक जूस को। हम लोग आगे देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है, क्या क्या चीजें उसमें रहती हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो ये हमारा स्टमक भी हो गया, फिगर तो बना लिए, लिख लेते थोड़ा। स्टमक का अगर हम शेप देखें तो जाहिर सी बात है शेप जो है जे शेप्ड का नजर आता है, लेकिन वो एम्प्टी कंडीशन में ही नजर आता है। स्टमक J shaped in empty condition, J shaped in empty condition, J shaped in empty condition, J shaped in empty condition। J shaped in empty condition, ठीक है। एम्प्टी कंडीशन में जे शेप तो नजर आ रहा है लेकिन भर जाता है। गट का मतलब एलिमेंट्री कनाल होता है, जो माउथ साइनस ट्यूब होता है उसको हम लोग गट कहते हैं। तो गट जो है वो एलिमेंट्री कनाल हमारा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं स्टमक की बात, तो स्टमक में फूड जो है, या हम कह सकते हैं बैग विच स्टोर्स फूड, which stores food
टेम्पोररली स्टोर करता है, टेम्पोररली कितना देर स्टोर करता है? नॉर्मल केस में 4 से 5 घंटे, आवर्स। ठीक है, एंड 4 से 5 घंटे स्टोर करने के बाद हम कह सकते हैं कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, हियर फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड, फूड इज पार्शियली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खाली प्रोटीन ही डाइजेस्ट होता है, बाकी चीजें कार्ब्स और फैट वगैरह डाइजेस्ट नहीं होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड। एंड all of it is converted into सेमी सॉलिड पेस्ट। देखो 4 से 5 घंटे रहेगा खाना पेट में या स्टमक में हम कह रहे हैं, उसके बाद से एक सेमी सॉलिड पेस्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है जिसको काइम हम कहते हैं। यहाँ तक लिखिए, उसके आगे लिखते हैं सेमी सॉलिड पेस्ट कॉल्ड काइम। हो गया? 2 मिनट रुकिए, बाकी लोग लिख लेंगे। तो क्या हुआ कि स्टमक में वो 4 से 5 घंटे तक रहेगा, फिर सेमी सॉलिड पेस्ट यानी कि काइम में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अभी हम लोग एनाटॉमी देख रहे हैं, इसके बाद से एक्चुअली फिजियोलॉजी देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ पार्ट्स देख रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। हो गया? चलिए देखिए, तो हम लोगों ने स्टमक तो देख लिया, लास्ट पॉइंट क्या होता है? सेमी इनटू सेमी सॉलिड पेस्ट। नोन एज काइम, मतलब पेट के बाद उसको हम फूड नहीं कहते हैं, काइम कहते हैं, CHYME, काइम। ठीक है, पेट में जाने के बाद उसको फिर हम फूड नहीं कहेंगे, उसको हम लोग काइम के नाम से जानते हैं। तो देखिए काइम तो तैयार हो गया हमारा। अब देखो नेक्स्ट है हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिफ्थ तो था स्टमक, नहीं सिक्स्थ था स्टमक,
7th हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम स्मॉल इसलिए, स्मॉल वर्ड यहाँ पे इसके डायमीटर के लिए यूज किया गया है। डायमीटर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिन होता है, साइज में स्मॉल नहीं होता है, साइज में काफी बड़ा होता है। तो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा स्टमक का एंडिंग हो गया, एंड इसके बाद से ये कुछ ऐसा हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब दो चीजें हैं, एक यहाँ ओपनिंग होता है इसका, इस साइड ऐसे, एक लीफ लाइक ऑर्गन लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसा ऑर्गन लीफ जैसा, एंड इस ऑर्गन को हम पैंक्रियाज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, साथ ही साथ हार्मोन भी निकालता है, तो ये हेट्रोक्राइन इन नेचर होता है। एंड राइट हैंड साइड पे हम कह सकते हैं एक लोब्ड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग लिवर कहते हैं। लिवर कंटिन्यूअसली बाइल जूस का सिक्रीशन करते रहता है, एंड बाइल जो है ये लोब्स है, ये इसका राइट लोब हो गया, ये इसका लेफ्ट लोब हो गया, ठीक है, लेफ्ट लोब हो गया। एंड लिवर जो है कंटिन्यूअसली बाइल का सिक्रीशन करते रहता है, एंड बाइल जो है यहाँ आके टेम्पोरली स्टोर रहता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हमको नजर आता है, एंड इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। गॉल ब्लैडर, तो ये हमारा पैनक्रियाज हो गया। ये तो स्टमक था, स्टमक का पार्ट था, ये स्टमक था, एंड ये जो है ये बड़ा सा ऑर्गन, ये हमारा क्या हो गया, लिवर हो गया। राइट साइड में लिवर होने के कारण ही जो राइट किडनी होता है हमारा थोड़ा स्लाइटली लोअर पोजीशन पे होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन। तो गॉल ब्लैडर हमारा हो गया। अब देखो ये जो पहला फिक्स्ड पार्ट होता है, ऐसा ये सी शेप्ड पार्ट है ऐसा, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि पैनक्रियाज भी ओपन हो रहा है, एंड लिवर भी जो है वो भी सिक्रीट कर रहा है। तो ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है, सी शेप्ड ट्यूब जो है, जो कि फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता है, इस ट्यूब को हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं, ड्यूडेनम। ठीक है, तो फिक्स्ड जो हमको हेट्रोक्राइन नेचर मतलब होता है जो एंडोक्राइन भी हो और जो एक्सोक्राइन भी हो। तो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई कि ड्यूडेनम एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद से क्या होता है कि वो कर्व करता है, एंड वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है।
एंड जो ये इनकर्विंग्स है एक्चुअली, ये इनकर्विंग्स हो गए। दूसरा जो पार्ट है ड्यूडेनम के बाद जिसे हम जेजुनम कहते हैं, ये पार्ट हो गया। ये जो हमको पार्ट नजर आ रहा है, ये पार्ट, ये जेजुनम हो गया। एंड लास्ट जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इट इज नोन एज इलियम। तो देयर आर थ्री रीजंस। फर्स्ट इज फिक्स्ड जे शेप्ड स्ट्रक्चर। हाँ, स्टमक के एंड पे होता है, जहां से स्टमक जो खत्म हो जा रहा है उसके बाद से ड्यूडेनम स्टार्ट है, मतलब स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो देखिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूं, अब इसको अपना सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो इसका जो इनर वॉल होता है उनमें मल्टीपल इनफोल्डिंग्स होते हैं ऐसे, जो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ये हमको ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा मान लो इसको काट के हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम विली कहते हैं। सिंगुलर इज विलस एंड प्लूरल इज विली। तो ये स्ट्रक्चर है विलस, एंड ये कर क्या रहा है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। जिस तरीके से रूगी स्टमक में कर रहा है, पूरे बॉडी में फोल्डिंग्स है ही सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल intestine for absorption, फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज कर रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन हमारे पास रीजन्स हो गए। एक हो गया भाई, फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। सेकेंड वन इज जेजुनम, एंड थर्ड वन इज इलियम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को ज्वाइन करेगा, जिस रीजन पे ज्वाइन करता है उसको सीकम कहते हैं। तो लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। बनाइए तो लिखिए तो। दो मिनट बाकी लोग बना लेते हैं।
हो गया। सेकंड क्या लिखे? जेजुनम, JEJUNUM, जेजुनम। सेकंड वन इज जेजुनम। हो गया। चलिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वन इज 8th नंबर, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ मिस्टी, जो जेजुनम ड्यूडेनम में ही एक्चुअली रिलीज हो रहा है दोनों एंजाइम्स का, पैनक्रियाटिक और बाइल जूस का, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो ब्रेक डाउन हो रहा है हेल्प में। तो नेक्स्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। अगेन लार्ज इंटेस्टाइन, इसका नाम इसके डायमीटर पे पड़ा है, इसके लेंथ पे नहीं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स है। एक तो है सीकम, दूसरा पार्ट है कोलोन, एंड तीसरा पार्ट जो है इसको हम रेक्टम कहते हैं। 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे कि हम लोग देखें, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है, ये है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने बताया जिस पॉइंट पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को जिस रीजन में ज्वाइन करता है, उस रीजन को हम लोग सीकम कहते हैं। और यहीं पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी हमको नजर आता है ऐसा, जो कि वेस्टिजियल है। इसको वर्मी फॉर्म, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। इसको हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। देखो, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है, ये एक्चुअली में माना जाता था कि पहले जब हम हर्बीवोर होते थे, तो उस केस में इसमें कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते थे, जो कि हम कह सकते हैं कि सेलुलेज एंजाइम को सिक्रीट करते थे। एंड सेलुलेज जो एंजाइम है वो एक्चुअली करता क्या था कि सेलुलोज यानी कि जो रॉ मटेरियल प्रेजेंट है ग्रासेस में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। लेकिन अब ये जो है वो, इसके अंदर कोई भी सेलुलेज एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं खा पाते हैं। हाँ, इसीलिए क्योंकि वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो अब यूजेस कोई नहीं है। हम कह सकते हैं अपेंडिक्स का, वो वेस्टिजियल है इसलिए कोई यूज नहीं होता है। लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन का 6 to 7 मीटर्स के बीच होता है। ये वेरिएबल अगेन होता है, ह्यूमन टू पर्सन वेरी करता है। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं तो एक पार्ट तो सीकम हो गया, दूसरा पार्ट जो कोलोन है उसमें 3 रीजन्स है। एक जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है उसको असेंडिंग बोलते हैं, दूसरा जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको डिसेंडिंग हम बोलते हैं, एंड तीसरा जो बीच में प्रेजेंट है उसको ट्रांसवर्स कहते हैं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ, नहीं कुछ भी यूज नहीं है, वेस्टिजियल है हमारे बॉडी में। बहुत सारे ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई यूज नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये
कोलोन का पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये असेंडिंग हो गया, ये पार्ट हमारा असेंडिंग कोलोन है, ये पार्ट हमारा ट्रांसवर्स कोलोन है, एंड ये पार्ट जो है वो डिसेंडिंग कोलोन है। ये हमारा असेंडिंग कोलोन हो गया, ये हमारा ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, एंड ये वाला जो है वो है डिसेंडिंग कोलोन। तो 3 पार्ट्स है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में मेजर जो पार्ट है, सेगमेंट जो है वो कोलोनी का रहता है। इसी में एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। एक्चुअली जो भी और भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें वेस्ट मटेरियल आया, ठीक है, यहाँ पे मेजर क्या है, वाटर का ही एब्जॉर्प्शन होता है, एंड कुछ जो वेस्ट मटेरियल फिर से डाइजेस्ट होकर स्मॉलर पार्टिकल्स के रूप में टूटते हैं, एंड इसी में प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरिया जिसको एस्केरिशिया कोलाई या इकोलाई हम कहते हैं। ये टेम्पररी बैग लाइक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज रेक्टम, in which the digestive wastes are present, in which the digestive wastes are present। अब देखो ये जो डाइजेस्टिव वेस्ट है इसको हम एक वर्ड बोलते हैं, इसको फीसेस बोला जाता है, इनको फीसेस बोला जाता है, FAECES, एंड ये एनस हो गया, एनस, एनस से बाहर जा रहा है, एंड प्रोसेस को डीफिकेशन कहते हैं, डीफिकेशन मतलब रिमूव करना। तो ये सेगमेंट्स हो गया हमारा कोलोन। यहाँ पे क्या है भाई, ये है सीकम, सीकम। तो 3 रीजन्स हमको नजर आ रहे हैं, कौन कौन से भाई, एक हो गया कोलोन, दूसरा हो गया सीकम, तीसरा हो गया रेक्टम। एक हो गया हमारा सीकम, दूसरा हो गया कोलोन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, एंड नेक्स्ट वन इज रेक्टम, ठीक है। एंड एनस से क्या हुआ, डिफिकेट हो जाएगा, बॉडी से रिमूव होके बाहर चला जाएगा। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अब एक एक करके थोड़ा लिख लेते हैं। सीकम जो है ये एक ब्लाइंड सैक है, ब्लाइंड सैक कह रहे हैं हम लोग क्योंकि एक ही साइड से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्वाइन कर रहा है एंड सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में एक स्मॉल जंक्शन हम बोल सकते हैं। ये जो है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वेस्टिजियल इन ह्यूमन, वेस्टिजियल इन ह्यूमन। इसी को मान सकते हैं प्रीवियसली previously it hosts, yeah, it hosted some symbiotic bacteria, symbiotic bacteria which releases cellulase enzyme, cellulase enzyme which digests the cellulose,
which digest the cellulose। लेकिन अब ऐसा है नहीं, ठीक है, ये इसका हो गया, ये भाई इसका हो गया। पहले ऐसा माना जाता था। बहुत सारे हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे ईयर पिन्ना भी है, ये भी वेस्टिजियल है। मैमरी ग्लैंड्स इन मेल, ये भी वेस्टिजियल है। हाँ, नोट करें, नोट करिए। हाँ अर्णव बोलिए। नहीं, ये माना जाता है अंकित की साउंड कलेक्ट करने का काम करता है, इन एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। ये टेस्ट भी किया गया है कि इसका जिसका एक्सटर्नल पिना बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ है, उसका शेप लगता है कि साउंड कलेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ईयर ड्रम से ही मतलब है, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। नहीं भी रहेगा तब भी हमको उतना ही सुनाई देगा, ऊपर से काट भी देंगे तब भी। हाँ, लगभग नहीं अटकता है, लेकिन हाँ बहुत रॉ खाना रहेगा तब अटक सकता है, या बहुत ज्यादा खा लिए तब अटक सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके नीचे मूव कर ही जाएगा, क्योंकि काफी सिग्निफिकेंट पेरिस्टालसिस होता है एसोफेगस के अंदर। तो ये हम लोगों ने अलग अलग करके एनाटॉमी को तो देख लिया, एक डायग्राम कंबाइंड है जिसमें माउथ से लेके एनस तक एक ही डायग्राम में बनाना है। बहुत कारण है उसका, स्टमक एक का, एक्सेस गैस। गैस इसलिए होता है जो एसिडिटी हो जाती है, जब एसिड्स ज्यादा सिक्रीट होने लगते हैं। HCl हम लोग पढ़ेंगे कि HCl सिक्रीट होता है जो मीडियम को एसिडिक बनाता है। हाँ बिल्कुल, मिस्टी, डाइजेस्टिव वेस्ट को ही फीसेस बोलते हैं, इसको लिख लेते हैं डाइजेस्टिव वेस्ट। हाँ बताते हो, इसको हम लोग फीसेस बोलते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट को, डाइजेस्टिव वेस्ट। डाइजेस्टिव वेस्ट देखो, कोलोन, सीकम और रेक्टम है क्या क्या। अब देखो हम लोगों ने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या हो गया, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वगैरह सबकी वहीं पे हो जाता है, उसके बाद से जब यहाँ पहुंचता है तो खाली जो है उसमें वेस्ट ही रहता है, पानी बहुत ज्यादा रहता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन, या हम कह सकते हैं कोलोन के मेन पार्ट में वाटर का ही एब्जॉर्प्शन होता है, एंड यही एब्जॉर्प्शन हम कहते हैं अगर कम होगा तो फिर लूज मोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वाटर का ही मेनली एब्जॉर्प्शन होता है, एंड फूड जो है वो एब्जॉर्ब तो हो ही गया, आपको उसमें वेस्ट है, एंड इसी वेस्ट को हम लोग फीसेस कहते हैं, जो कि रेक्टम के अंदर टेम्पोरली स्टोर रहता है, जो फ्रीक्वेंटली फ्रॉम टाइम टू टाइम वो बाहर की तरफ डिफिकेट हो जाता है एनस के थ्रू। ठीक है, एनस में भी स्फिंक्टर रहता है, दो तरह का स्फिंक्टर रहता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वॉलंटरी कंट्रोल में रहता है, इंटरनल इनवॉलंटरी होता है। यहाँ एनस में एक
यहाँ वेन रहता है रेक्टम में, यही रेक्टम में वेन जो रहता है वो बाहर की तरफ आ जाता है एंड स्वेल करने लगता है ड्यू टू ब्लॉकेज, एंड इसी को हम लोग पाइल्स कहते हैं। ट्रांसवर्स कोलोन तक यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो पेरिस्टाल्सिस है वो तो हो ही रहा है ना, मैंने बताया ना कि पूरे गट में ही क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस होता ही रहता है। एंड ये जो आउट पाउचिंग नजर आ रहा है, ये भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसमें बहुत ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल साहिल, वही पेरिस्टाल्टिक फोर्स। हाँ, पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स आउट। पैनक्रियाटिक जूस कहने का मतलब पेनक्रियास से जो जूस निकलता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, इसको ट्रिप्सिन हो गया, पैनक्रियाटिक एमाइलेज या पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है। अभी देखो, अभी हम लोगों ने एनाटॉमी के बारे में पढ़ा कि स्ट्रक्चर इंटरनल कैसा है। अब इसके बाद से एक ही फ्लो में हम, क्योंकि अब हमको पता चल गया कि कौन कौन सी चीजें हैं, हम लोगों ने माउथ से स्टार्ट किया, फिर बकल कैविटी को पढ़ा जिसमें टीथ और टंग के बारे में हम लोगों ने देखा था, फिर बाहर सलाइवरी ग्लैंड था उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था, फिर फेरिंग्स देखा, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो टोटल एनाटॉमी तो हम लोगों ने देख लिया। अब फिजियोलॉजी की बारी है कि फिजियोलॉजी कैसे, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है डाइजेशन का। नहीं, एंजाइम कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, प्रोटीन्स होते हैं। नहीं, नॉर्मल सीकम में कोई वाटर का एब्जॉर्प्शन उतना नहीं होता है, मेनली कोलोन में ही होता है, नॉर्मल वॉल होता है। अब देखो, सरफेस एब्जॉर्प्शन हो, इवापोरेशन हो, ये सारी चीजों के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ सरफेस एरिया बाहर की तरफ ज्यादा हुआ है। देखो, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है पाउच के रूप में, इन पाउच को हॉस्टोरिया बोलते हैं हम लोग। इन जो ये आउट पाउचिंग्स है, ये आउट पाउचिंग्स है, इनको हॉस्टोरिया बोलते हैं, हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया, आउट पाउचिंग्स, आउट पाउचिंग्स। एंजाइम बनता है, सेल्स बनाते हैं एंजाइम राइबोसोम्स की मदद से, क्योंकि ज्यादातर एंजाइम्स प्रोटीनेशियस नेचर के ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो अंदर नहीं जाएगा, डिपेंड करता है ऑन द साइज कि वो कितना बड़ा मेटल का पीस है, एंड ऑपरेट तो करके निकालना ही पड़ेगा। कॉइन अटक गया तो अटक गया है क्या? क्या चीज अमन? लार्ज इंटेस्टाइन में विली नहीं, विली नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वहां पे हॉस्टोरिया होता है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, आउट पाउचिंग, जिसको मैंने लिखा है अभी। तो एनाटॉमी हो गया, नेक्स्ट क्लास में फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एंड फिजियोलॉजी हमारा नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। काफी बड़ा चैप्टर था, काफी बड़ा टॉपिक था एक्चुअली, अभी चैप्टर्स में और भी सब टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो हम लोग, काफी बड़ा टॉपिक था ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो एक क्लास और बचा है जिसमें हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे।
अप्रूवा मैं टोटल भेज दे रहा हूँ, आप स्लाइड अपलोड कर दे रहे हैं, आप टोटल देख लीजिएगा, ठीक है? आपके लिंक्स है नोट्स के लिए, उस पे आपको लिंक अवेलेबल होगा टोटल नोट्स, आप देख लेना। हाँ, बिल्कुल, लीव करें। ठीक है, चलिए, ओके, एंड कर रहे हैं।